हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। जावा की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन जावा। गाइस, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डेटा टाइप्स पढ़ा था। डेटा टाइप्स में गाइस हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक बात आपने वहाँ पढ़ी है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप कभी भी मेमोरी के अंदर अपने लिए जगह कंज्यूम नहीं करता है फ्रेंड्स। डेटा टाइप प्रिमिटिव हो चाहे नॉन प्रिमिटिव हो, डेटा टाइप कभी भी अपने लिए आपकी मेमोरी के अंदर मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई मुझे इंटीजर डेटा टाइप बोलता है तो इंटीजर डेटा टाइप इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट कि मुझे कोई कंप्लीट वैल्यू लेनी है। जैसे मुझे रोल नंबर अगर लेना है 5, 20, 40, 60, 85, 93, 14, 32, है ना। अगर मैं 5.5 लिखना चाहूँ तो मेरा रोल नंबर 5.5 नहीं होता है, रोल नंबर मेरा 5 ही होता है। ठीक है गाइस। तो इंटीजर इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट अगर कोई इंटीजर बोलता है तो दिमाग में यही आता है कि कोई कंप्लीट वैल्यू की बात कर रहा है, कोई नॉन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इंटीजर का कोई वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मैंने लिखा इंट ए। ठीक है। तो इंट ए तो ए मेरे लिए एक ऐसी एंटिटी हो गई है, एक ऐसी नाम हो गया है जहाँ पर अब मैं अपनी वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूँ। तो वेरिएबल जो है गाइज, वेरिएबल ही किसी भी डेटा टाइप का फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब गाइज क्या होता है कि वेरिएबल ही किसी डेटा टाइप के लिए मेमोरी के अंदर जगह बनाता है। यहाँ पर देखिए गाइज कि यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है, सबसे पहले इंट लिखा हुआ है। तो गाइज इंट तो मेरा डेटा टाइप है। ठीक है। नम वन मेरा वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम लिखा हुआ है गाइज। और ये जो मेरा 45 है, ये 45 है वैल्यू जो कि नम को असाइन की गई है। ठीक है। नम को यहाँ पर वैल्यू असाइन की गई है। अब गाइज एक्चुअल में स्टोर कहाँ होता है जाके मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी मेमोरी है, वहीं पे जाके स्टोर होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें जाके स्टोर होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर आपकी दोनों तरह की मेमोरीज होती हैं, हीप मेमोरी और आपकी स्टैक मेमोरी। हीप और स्टैक मेमोरी का आप मेरे लेक्चर सीरीज में जाके लेक्चर देख सकते हैं, हीप और जो स्टैक मेमोरी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है गाइस। तो हम लोग बात करते हैं हमारे रैम की। तो मान लो कि ये जो मेरा 45 है, ये 45 पर्टिकुलर ये लोकेशन मेरे num1 वेरिएबल को अलॉट की गई है और इसका एड्रेस मान लो कि ये वाला है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं उसका नाम जो कि हमने num1 रखा हुआ है, और एक प्रॉपर्टी उसका एड्रेस जो कि कंप्यूटर या सिस्टम के द्वारा उसको अलॉट किया जाता है। ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर है कि वेरिएबल is a container which holds the value while the Java program is executed। ठीक है। यानी कि वेरिएबल क्या करता है गाइस कि वैल्यूज को होल्ड करता है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस दौरान जो भी वैल्यूज हैं आपकी वैल्यूज को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है गाइस ए वेरिएबल सॉरी ए वेरिएबल इज ए फिजिकल एंटिटी ऑफ ए डेटा टाइप। एक वेरिएबल ही किसी डेटा टाइप की फिजिकल एंटिटी होता है फ्रेंड्स। हम लोग डेटा टाइप्स में वैल्यूज को स्टोर करवा ही नहीं पाते हैं। हम लोग अगर हमें वैल्यूज को स्टोर करवाना है तो हमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, उसका कोई ना कोई डेटा टाइप जरूर होना चाहिए, बिना डेटा टाइप के हम लोग वैल्यू को स्टोर नहीं करवा पाएंगे। ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए वी कैन से दैट वेरिएबल is the name of a memory location which is containing a value of a specific data type। कि मेमोरी का जो नेम है वो वेरिएबल है। ठीक है। मेमोरी का नेम वेरिएबल है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू कंटेन करवाते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि इस लोकेशन का नाम num1 है जिसे हम लोगों ने वेरिएबल नाम दिया हुआ है और इसके अंदर हमने 45 वैल्यू को कंटेन करवाया हुआ है। ठीक है गाइस। तो हम लोग गाइस वेरिएबल्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है लोकल वेरिएबल, सेकंड है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल और थर्ड है हमारा गाइस स्टैटिक वेरिएबल। इस स्टैटिक वेरिएबल को गाइस हम लोग क्लास वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस। तो हम लोग चलिए जो हमारा सबसे पहला है लोकल वेरिएबल के बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए गाइस लोकल वेरिएबल के बारे में क्या क्या है वो सब हम पढ़ेंगे।
फर्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, द लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। लोकल वेरिएबल हमेशा किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है गाइस। हम हमारा एक एग्जांपल है यहाँ पर, उस एग्जांपल में हम लोग चलते हैं साथ के साथ इसका हम प्रैक्टिकल करने के लिए गाइस। ये मेरा एक मेथड है, मैंने एमएसजी के नाम से एक मेथड बनाया। इसके अंदर गाइस मैंने इंट ए में 10 और बी में 20 डलाया। तो गाइस ये जो मेरा है, ये पर्टिकुलर मेरा इस ब्लॉक के लिए लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है गाइस। वहीं पर अगर यहाँ पर मैं स्टूडेंट के नाम से कोई कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंट एक्स, या मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 30 कॉमा बी इक्वल्स टू 40। ठीक है गाइस, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और इसके अंदर सेम मैं ए और बी को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ऊपर से मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा कॉपी पेस्ट हो गया गाइस। इसके अलावा मान लो कि मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया है, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ इंट ए इक्वल्स टू 80 कॉमा बी इक्वल्स टू 90, और यहाँ पर गाइज मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, मेथड क्या होता है गाइज, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता तो आप मेरे वीडियो जो ट्यूटोरियल सीरीज है आप उसमें जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमें जिन बातों पर फोकस करना है वो बातें ये है कि आपको यहाँ पर आप देखिए कि ये मेरा ओपनिंग ब्रेस है, ये मेरा क्लोजिंग ब्रेस है। क्लास के अंदर हम क्लास की बात कर रहे हैं, ये मेरा क्लास का ओपनिंग है, ये मेरा क्लास का क्लोज है। आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना कि क्लास के अंदर और कितने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हैं। जैसे यहाँ पर मैसेज मेथड है एक मेरा एमएसजी मेथड, उसका हम लोगों ने ओपन क्लोज किया। इसके अंदर जो कुछ भी है ये क्या है गाइस, इसके लिए लोकल है। अगर मैं यहाँ इनकी बात करता हूँ तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये इनके लिए लोकल है गाइस। ठीक है। और अगर मैं यहाँ स्टैटिक की बात करता हूँ, ये ओपन ये क्लोज है, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है इनके लिए लोकल है। ठीक है। अब देखो, एक कंफ्यूजिंग बात हमारे दिमाग में ये आ रही होगी, जानबूझ के जो मैंने लिया है कि यहाँ पर भी हमने एक ए और बी लिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने ए और बी लिया हुआ है, और यहाँ पर भी हमने ए और बी लिया हुआ है। तो गाइज इसके लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये ए और ये बी है, इस ए और बी को सिर्फ और सिर्फ इन बाउंड्रीज के बीच में ही एक्सेस किया जा सकता है। यहीं के लोग इसको जानते हैं, इसके बाहर के लोग नहीं जानते। ठीक है गाइज। सेम एज इट इज ये स्टूडेंट नाम का जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, इसके अंदर भी ए और बी हम लोगों ने लिया है। तो ये ए और बी है, इसकी लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के ओपनिंग ब्रेस से लेकर क्लोजिंग ब्रेस तक ही लिमिटेड है। ऐसे मैं स्टैटिक की बात करता हूँ तो इसका ए और बी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही काम करेगा। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपका जो कंपाइलर है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं यहाँ पर किस ए और बी की बात हो रही है, क्या ये ए और बी सेम है। बिल्कुल भी सेम नहीं है गाइस। ठीक है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये ए और बी एमएसजी मेथड के लिए लोकल है, ये ए और बी स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर के लिए लोकल है, ये और बी स्टैटिक ब्लॉक के लिए लोकल हैं। ठीक है गाइस। इनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। इस ए और बी को स्टूडेंट नहीं जानता, इस ए और बी को स्टैटिक भी नहीं जानता, इस ए और बी को आपका एमएसजी नहीं जानता, इस ए और बी को स्टैटिक नहीं जानता, इस ए और बी को स्टूडेंट नहीं जानता, और इसके ए और बी को आपका एमएसजी भी नहीं जानता। यानी कि आपस में एक दूसरे को ये लोग नहीं जानते, सब अपने अपने पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर पैक हैं। ठीक है गाइज। तो ये नाम सेम हो सकते हैं लोकल वेरिएबल्स की कंडीशन के आपके अंदर। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लोकल कंडीशन के अंदर आप सेम नाम अलग अलग ब्लॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है गाइज। चलिए अब हम इसको एक एक पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमने ये पढ़ा कि लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक और इनके बीच में हम लोग रख सकते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा कि लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी। लोकल वेरिएबल्स गाइज हमेशा स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ये हीप मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं गाइज। स्टैक और हीप के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरे स्टैक और हीप मेमोरी का जो वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं, काफ़ी आपको पसंद आएगा वो वीडियो गाइज। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट हमारा है कि लोकल वेरिएबल मस्ट बी असाइंड ए वैल्यू बिफोर यूजिंग इट।
अदरवाइज कंपाइलर विल शो एन एरर वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं गाइज कि यहाँ पर देखिए गाइज कि ये मैंने क्लास लिए गाइज स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्लास लिए मैंने, और स्टूडेंट क्लास के अंदर यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैंने ए को इनिशलाइज नहीं किया है। ठीक है, ए को मैंने इनिशलाइज नहीं किया और इस ए को मैं यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए को मैं डायरेक्ट प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ए मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है गाइस कि लोकल वेरिएबल को आप बिना इनिशियलाइजेशन के डिक्लेयर तो कर सकते हो, उस टाइम पर आपको वो एरर नहीं देगा बिल्कुल भी। ठीक है, उस टाइम पर वो आपको एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आपको उसे यूज में लेना है कहीं पर, अब हम यहाँ यूज में ले रहे हैं, उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए एरर क्या दे रहा है कि द लोकल वेरिएबल ए मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, कि लोकल वेरिएबल ए है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ए को इनिशियलाइज करना है, ए को आपको इनिशियलाइज करना है। तो यही थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जब भी आपको किसी लोकल वेरिएबल को काम में लेना है, उससे पहले आपको इनिशियलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपका कंपाइलर एरर देगा, जो कि अभी आपको हमने बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि लोकल वेरिएबल्स कांट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट। लोकल वेरिएबल्स को कभी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए, ये मेरा ए बना हुआ है गाइस, ये मेरा बी बना हुआ है। हम नीचे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट क्लास का हमने बनाया हुआ है एस टी नाम का ऑब्जेक्ट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं लाइन को जो मैंने कमेंट करा रखा है, इस कमेंट्स को मैं हटाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं एस टी वन के थ्रू ए नाम के वेरिएबल को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ए नाम के वेरिएबल को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला ए भी है, ये वाला ए भी है, ये वाला ए भी है, लेकिन इसको कम से कम नीचे ए वेरिएबल को दिखाना तो चाहिए था। लेकिन ये ए वेरिएबल के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए कैन नॉट बी रिसॉल्व्ड और इज नॉट ए फील्ड, कि यहाँ पर हम ए को नहीं पहचान रहे कि ए क्या है, ए कौन सी फील्ड है, ए है क्या चीज़। तो अभी गाइज इससे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट में पढ़ा था कि अ, हम लोग हमारे जो मेथड है, ठीक है, उस मेथड को हम लोग, सॉरी, हमारे जो लोकल वेरिएबल हैं, लोकल वेरिएबल को हम मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं, और इसके बाहर हम इसको एक्सेस कर भी नहीं सकते। हम लोगों को अगर लोकल वेरिएबल्स को काम में लेने हैं तो उनको उन ब्लॉक्स के अंदर ही काम में लेना पड़ेगा। जबकि मैं यहाँ पर इसको कहाँ कहाँ पर कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उसे यहाँ पर कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ऊपर के किसी मेथड की, है ना, ये प्रॉपर्टी है ऊपर के किसी मेथड की, और उस मेथड के बाहर मैं इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर मुझे एरर देगा ही देगा, ये मुझे श्योर एरर देगा गाइस। ठीक है, तो ये लाइन यही कह रही है कि आप यहाँ पर देखिए कि द लोकल वेरिएबल कांट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, किसको कर सकते हैं गाइस, इंस्टेंस वेरिएबल को हम कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल का अगला अगला चैप्टर जो मेरा है वो इंस्टेंस वेरिएबल पर भी पे ही है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम वहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए गाइस, outside the method, local variable is not recognized by any other method, constructor, block and object। ये यही बात कहना चाह रहा है कि मेथड के बाहर या ब्लॉक के बाहर, है ना, ब्लॉक के बाहर, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बाहर इस ए और बी की कोई पहचान नहीं है, इस ब्लॉक के बाहर इस ए और बी की कोई पहचान नहीं है, इस ब्लॉक के बाहर इस ए और बी की कोई पहचान नहीं, इसको कोई नहीं पहचानता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इन ब्रैकेट्स के बीच में ही पहचाने जाते हैं, इनके बाहर इनकी कहीं पर भी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि lifetime of a local variable is until the control leaves the block in which it declared। Method frame will be created or destroyed after calling the method by the object of the class of that method। ठीक है गाइज, इसको हम बड़ा क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं गाइज। ठीक है, बहुत क्लोजली हम लोग समझते हैं। क्या समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर देखिए
कि सेम एग्जांपल जो हमने वहाँ लिखा हुआ यहाँ पर है, मेरा एक स्टूडेंट क्लास बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने एमएसजी नाम से गाइस एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हम सबको पता है कि जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, और अगर नहीं पता तो आप ध्यान से सुनिए, कि जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर जाता है, ठीक है गाइज। सबसे पहले हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन यानी मेन मेथड के अंदर जाता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, इस फिगर के अंदर सबसे पहले एक मेन मेथड के लिए मेथड फ्रेम बनेगा, ठीक है गाइज। मेथड फ्रेम बनने का मतलब ये कि अभी फिलहाल हमारा मेन मेथड है वो एक्टिव है, ठीक है, मेन मेथड हमारा एक्टिव है। मेन मेथड का मेथड मेथड फ्रेम बनेगा, ठीक है गाइज, मेथड फ्रेम बनेगा। और उस मेथड फ्रेम के अंदर क्या होगा गाइज कि एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा st1 के लिए और एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा st2 के लिए, ठीक है गाइज। इसके बारे में भी मैंने अपना एक अलग से चैप्टर बना रखा है कि कैसे हीप और स्टैक मेमोरी मैनेज होती हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है, उसमें आपको हम वो सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। और ये सारी भी प्रोसेस मैंने समझाई हुई है कि मेथड फ्रेम कैसे बनता है, लोकल वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैसे बनता है। मैं अभी भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे देता हूँ कि जैसे ही मेन मेथड कॉल होगा, मेन मेथड कॉल होते ही मेन मेथड का एक मेथड फ्रेम बनेगा, मेथड फ्रेम बनेगा, साथ के साथ के इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, देखिए गाइस यहाँ पर दो वेरिएबल बने हुए हैं, st1 और st2 नाम का वेरिएबल बना हुआ है। नॉर्मली हम इसको ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है, और इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनेंगे। उसके बाद देखो गाइस कि हमारा जो मेथड है, मेन मेथड है, उसने मैसेज मेथड को कॉल किया, एमएसजी मेथड को कॉल किया, एमएसजी मेथड को कॉल किया तो एक मेथड फ्रेम बना गाइस एमएसजी मेथड के लिए। मेन मेथड अभी भी एक्टिव है गाइस, मेन मेथड का मेथड फ्रेम अभी क्लोज नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, मेन मेथड का जो मेथड फ्रेम है वो क्लोज नहीं हुआ है। अब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम क्या किया, मैसेज को कॉल किया, एमएसजी मेथड को कॉल किया। तो गाइज यहाँ पर एमएसजी मेथड कॉल हुआ, ठीक है, एमएसजी मेथड कॉल हुआ और इसका एक मेथड फ्रेम बना और ए और बी वेरिएबल भी बना, ठीक है गाइज, ए और बी वेरिएबल भी बना। अब जैसे ही इस मेथड का काम खत्म हुआ गाइज, तो इसका जो मेथड फ्रेम है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जैसे ही इसका मेथड फ्रेम डिस्ट्रॉय हुआ, ये ए और बी जो लोकेशन, ए और बी ने जो मेमोरी के अंदर लोकेशन बनाई थी या जो उन्होंने जगह ली थी, वो जगह भी आपके जेवीएम के थ्रू फ्लश आउट कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी, ठीक है गाइस। हमारे यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है जेवीएम अपने आप करता है, गार्बेज कलेक्शन जेवीएम अपने हिसाब से करता है, सी प्लस प्लस में नहीं होता था, सी प्लस प्लस खुद को गार्बेज हटाना पड़ता था, ठीक है गाइस, फ्लश हम लोगों को करना पड़ता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन जेवीएम खुद करता है, इसीलिए मेथड फ्रेम्स के थ्रू करता है कि जो मेथड फ्रेम एक्टिव है उसके वेरिएबल्स को तो वो रखता है, जो मेथड फ्रेम एक्टिव होने के बाद डीएक्टिव हुआ जैसे ही, ठीक है, जैसे डिस्ट्रॉय हुआ मेथड फ्रेम, उसके साथ ही वो क्या करता है, उसके वेरिएबल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है गाइस। अब देखिए सेकंड टाइम जब फिर से एमएसजी मेथड को कॉल किया गया, तो फिर से एक एमएसजी मेथड का एक मेथड फ्रेम बना, फिर से ए और बी बने, और जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म होके जैसे ये यहाँ पर आया, हमारा कंट्रोल मेन मेथड में वापस आया, तो इसका जो मेथड फ्रेम है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया और मेथड फ्रेम के साथ ये ए और बी के लिए जो स्पेस बना था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है गाइस। अब मेन मेथड जो हमारा है, मेन मेथड भी का भी यहाँ पर अगर काम खत्म हो गया, लास्ट में अगर इस लाइन पे आ जाता है, तो आपका मेन मेथड का भी मेथड फ्रेम डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए भी का स्पेस भी फ्लश आउट कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल की जो लाइफ साइकिल होती है वो जब तक रहती है जब तक कि आपका पर्टिकुलर मेथड का मेथड फ्रेम रहता है। जैसे मेथड फ्रेम आपका डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय होती है आपका जो ए और जो ए या बी वेरिएबल हम बोल रहे हैं या कोई भी वेरिएबल उसके अंदर बना है, उस वेरिएबल की लाइफ साइकिल भी खत्म हो जाती है, ठीक है गाइस। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और है कि लोकल वेरिएबल्स कांट बी स्टैटिक, आप लोकल वेरिएबल्स को स्टैटिक नहीं बना सकते, ठीक है गाइस। हम क्यों नहीं बना सकते इसके बारे में हम लोग जब हम लोग स्टैटिक वेरिएबल पढ़ेंगे या इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छे से, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि लोकल वेरिएबल हम लोग स्टैटिक नहीं बना सकते, इसलिए भी नहीं बना सकते गाइस क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो पूरी क्लास के लिए होता है गाइस। स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप है वो पूरी क्लास के लिए होता है। अगर मैं कहूँ कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो गाइस उस स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप पूरी क्लास का मतलब ये है कि वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक कहीं पर भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टैटिक वेरिएबल की गाइस। लेकिन लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, वो ब्लॉक स्पेसिफिक होता है, ठीक है, यानी इसका इस ब्लॉक से लेकर इस ब्लॉक तक, इसका इस ब्लॉक से लेकर इस ब्लॉक तक, इसका इस ब्लॉक से लेकर इस ब्लॉक तक, इसके बाहर वो जा ही नहीं सकता, ठीक है गाइस। तो इसीलिए स्टैटिक ब्लॉक को
हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल हमेशा हमेशा इंस्टेंस होता है, वो लोकल वेरिएबल कभी भी नहीं होता है। इंस्टेंस वेरिएबल हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। इस प्रोग्राम को भी हम लोग रन करवा के देखते हैं गाइस। इसको मैं क्लिक करता हूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पर देखिए गाइस कि फर्स्ट टाइम पर क्या हुआ कि जो मेरा ये 8090 आ रहा है गाइस, 8090 आ रहा है, ये मेरा यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक जो मैंने लिखा है इसका, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक जैसे ही आपकी क्लास लोड होती है, लोड होते ही सबसे पहले आपके स्टैटिक ब्लॉक्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। क्लास लोडिंग के टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आप स्टैटिक का जो मैंने चैप्टर बना रखा है स्टैटिक ब्लॉक के नाम से, जो टॉपिक आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है गाइज, इसके बाद क्या होगा गाइज, हमारे जो कंस्ट्रक्टर है, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, एक मिनट में कोड को ऊपर ले लेता हूँ गाइज। ठीक है, यहाँ देखिए हमने स्टूडेंट के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और ये कंस्ट्रक्टर फ्रेंड्स नॉन पैरामीटराइज या जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए गाइस। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे क्या होता है, कॉल होता है। तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, तो ये मेरे स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होगा और 2 बार कॉल होगा तो 2 बार A30 A40 A30 A40, जैसे कि इसने 2 बार यहाँ पर देखिए चलाया है, A30 A40 A30 A40, ये 2 बार यहाँ पर भी चलाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टाइम पर देखिए हमने MSG मेथड को कॉल किया हुआ है ST1 के थ्रू ST2 के थ्रू। तो यहाँ पर जब ये मेरा कॉल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 बार मैंने कॉल किया तो 2 बार चलेगा। एक बार A10 चलेगा, एक बार B20 चलेगा, फिर A10 चलेगा, फिर A20 चलेगा। ठीक है गाइस, तो ये मेरा आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको लोकल वेरिएबल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आप मेरा आगे के वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।